नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे सीटेट 7 जुलाई 2024 एग्जाम की बात करेंगे और ये अंतिम आपका प्रैक्टिस सेट है, अंतिम आपका मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर अटेंड करने के बाद 50 नंबर आपके ऑलरेडी कंफर्म होने वाले हैं। तो आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन वीडियो है, गोल्डन चांस है, क्योंकि कल का सुबह का एग्जाम है। तो ये पेपर, ये मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल 7 जुलाई 2024 पेपर आउट जैसे समझ सकते हैं। तो पेपर आउट हो चुका है आपके, और पेपर आउट एग्जाम का नहीं हुआ है, हमने पेपर आउट किया है कि इस प्रकार संबंधित संभावित प्रश्न हैं, जहां से आपके इस पेपर से 50 प्रश्न यहाँ पे संभावित हो सकते हैं, 50 नंबर आपके कंफर्म हो सकते हैं। तो ध्यान पूरे के 50, 150, 150 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके प्राइमरी लेवल के बाल विकास, गणित, पर्यावरण, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा पूरे बात करेंगे और सीटेट 101% पास कराने की गारंटी है दोस्तों। चलिए आइए, पहले हम बाल विकास सीडीपी की हम बात करेंगे, जहां पे आपके बेहतरीन लाजवाब 30 क्वेश्चंस रहेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? दिल से सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार जय हिंद नारे के साथ अपने प्रिपरेशन को शुरुआत कर दीजिएगा। बात करेंगे प्रथम प्रश्न सीडीपी के। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। अब यहाँ पे आपका व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, कई बार पूछा गया, रिपीटेड हुआ प्रश्न है कि रोसा स्याही धब्बा परीक्षण हो, चाहे टीएटी परीक्षण हो, चाहे आपका शब्द साचर परीक्षण हो, ये तीनों व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण कहलाते हैं। लेकिन जो आपका 16 पीएफ परीक्षण होता है, यह व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण नहीं होता है। तो 16 पीएफ परीक्षण क्या होता है, सभी लोग बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। दूसरा प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? दूसरा प्रश्न है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। कोई भी बात हम सीखते हैं, उसको स्मरण रखते हैं, लेकिन पुनः स्मरण करने की असफलता होती है। मान लीजिए यही पेपर आपको जो हमने करा रहे हैं, क्वेश्चंस आपको अभी स्मरण है, लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे तो पुनः स्मरण नहीं कर पाते हैं, इसमें आप असफलता आपको मिलती है। तो इस प्रकार के जो है, इसे क्या बोला जाएगा, इसी को ही क्या बोला जाता है, विस्मृति, यानी भूलने की बीमारी या भूलना कहा जाएगा। यह स्मृति का नकारात्मक पक्ष होता है। यह प्रश्न आ गया कि स्मृति का नकारात्मक पक्ष कौन सा होगा, वह होगा विस्मृति। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सारी चीज़ें आपके कंक्लूजन तैयार है, सभी लोग समझ के जाइएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर सेंस टीचर सभी कमेंट कीजिएगा कि सृजनात्मकता से जो संबंधित हो जाता है वह आपका मौलिकता होता है, प्रवाह होता है, उपयोगिता होता है, लेकिन मितव्ययिता यह सृजनात्मकता से संबंधित नहीं होता है। यानी कि अब ये प्रश्न आप सोचेंगे A to Z आ जाएगा, ये समझिए कि सृजनात्मकता से संबंधित आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। अब ये नहीं कि एग्जाम में आ गया कुछ दूसरा आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि सर प्रश्न तो आया ही नहीं है, लेकिन सृजनात्मकता से संबंधित पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जिसमें प्रबलित अभ्यास का परिणाम हो, वह आपका क्या कहलाता है, वही आपका अधिगम कहलाता है। क्योंकि व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो किए गए निरंतर अभ्यास का परिणाम होता है, सीखना कहलाता है, और आज इसी को ही अधिगम बोला जाता है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न पूछा गया है कि संघनन का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है। संघनन मतलब इकट्ठा, कोई भी उंगली खुली हुई इनको मुट्ठी में बांध ले, संघनन हो जाएगा। अर्थात संघनन का सिद्धांत जो है किसकी व्याख्या करता है, तो स्मृति की बात करेंगे। क्योंकि मेमोरी समेकन प्रक्रियाओं का एक वर्ग होता है जो प्रारंभिक अधिग्रहण के बाद मेमोरी ट्रेस को स्थिर रखता है। तो संघनन सिद्धांत आपका किससे संबंधित हो जाएगा, सभी लोग बताइए। हम तो बता चुके, स्मृति की बात करेंगे, क्योंकि संघनन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। क्योंकि मेमोरी समेकन प्रक्रियाओं का एक वर्ग होता है जो प्रारंभिक अधिकरण के बाद मेमोरी ट्रेस को स्थिर करता है। तो ध्यानपूर्वक समझना है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई। तो मनोविज्ञान से एक प्रश्न आएगा, वो भी प्रयोगशाला से संबंधित आएगा। अब सन पूछा जाए, कोई और टॉपिक से पूछा जाए तो ये आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म है। तो मनोविज्ञान की जब भी प्रथम प्रयोगशाला की बात की जाती है 1879,
अर्थात सी ऑप्शन की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम मुंट ने कब किया था? 1879 में। कहाँ पे किया था? लिप्जिंग जर्मनी में। 3 में से एक आएगा। किसने किया ये पूछा जाएगा, सन पूछा जाएगा, कहाँ पे किया गया, ये 3 में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो हम सभी लोग जानते हैं जब भी वुडवर्थ की बात की जाती है तो धारण, पुनः स्मरण, पहचानना ये वुडवर्थ के आयाम हैं, लेकिन तर्क करना ये वुडवर्थ का आयाम नहीं है साथियों। ठीक है, वुडवर्थ ने कल्पना स्मृति के अनुभव का संबंध माना है। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। बुद्धिलब्ध की खोज किसने की? बुद्धिलब्ध से 2 या 3 प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न पक्का है बुद्धिलब्ध से। और इसके पहले मैंने जो बाल विकास मैराथन का क्लास किया उसमें बुद्ध से 50 प्रश्न लाजवाब प्रश्न किए, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो क्लास जरूर अटेंड कर लीजिएगा। मैराथन क्लास है जिसमें CDP का पूरा निचोड़ लेके आए हैं। तो बुद्धिलब्ध की खोज किसने की थी? सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। स्टर्न की बात करते हैं, सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए, जब भी बुद्धिलब्ध की बात की जाती 3-4 पॉइंट दिमाग में या स्मृति के मेमोरी में सेव कर लेना है। बुद्धिलब्ध की खोज 1912 में स्टर्न ने की थी। बिने और साइमन के सहयोग से 1905 में सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया। तो सफल बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा तैयार किया गया? बिने और साइमन के द्वारा 1905 में, लेकिन बुद्धिलब्ध की खोज 1912 में स्टर्न ने की थी। ये जितने भी पॉइंट बताए हुए एक क्वेश्चन इसमें से रखा हुआ है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। खांसी आए चाहे जो भी आए, क्लास को पूरा करना है। सीटेट एग्ज़ाम को 101% फतेह करना है। ये मेहनत आपकी सफलता के नाम है दोस्तों। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट ऑप्शन क्या होगा? एरिक एरिक्सन। दोस्तों, जब भी मनोसामाजिक सिद्धांत की बात की जाती है, इसके प्रतिपादन की बात की जाती है तो एरिक एरिक्सन का नाम आता है। सभी लोग जानते हैं कि मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक एरिक्सन के द्वारा किया गया है और इस सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामूहिक, सामाजिक विकास को समन्वित किया है। यानी कि मनोसामाजिक का एरिक एरिक्सन का जब भी आएगा तो ये शब्द याद रखिएगा, व्यक्तिगत, सामूहिक, सामाजिक विकास, इनको जो है तीनों को समन्वित किया गया है, इसलिए इनसे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा होता है? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान सभी लोग जानते हैं विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि जहां उसे संवेदी सूचनाएं ग्रहण कर उसका रूपांतरण करने का अवसर प्राप्त होता है वह विद्यालय और कक्षा का वातावरण ही होता है। अगला, जीन पियाजे जी के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या है? यानी जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाओं में से पूछा जाएगा और जीन पियाजे जी के से संबंधित 2 प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। जीन पियाजे जी के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था जब भी बात करते हैं, देखिए, संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। 7 से 11 होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी होती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था। तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक पूछा गया है, यहाँ पे डी ऑप्शन वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, जब भी संबंधवाद के सिद्धांत का जिक्र होगा एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम आता है और वो मनोवैज्ञानिक आपके थार्नडाइक। जी हाँ, थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर किया था। थार्नडाइक ने 1913 में अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में संबंधवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया। कब किया था? 1913 में। इनकी पुस्तक कौन सी है? शिक्षा मनोविज्ञान। याद रखिएगा, एग्जाम के टाइम में अपने माइंड की मेमोरी में एक एक प्रश्न के पॉइंट को नोट करते जाइएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से होता है तो अधिगम का संबंध किससे होगा? जब आपके प्रेरणा का संबंध उपलब्ध से हो जाएगा, जब आपकी कोई लक्ष्य प्राप्त होता है तो आपके अंदर प्रेरणा आती है लक्ष्य प्राप्त करने की, तो अधिगम का संबंध किससे होगा? आप अधिगम किससे करते हैं? तो बोध से होगा। अधिगम का संबंध किससे हो जाएगा? बोध से हो जाएगा, क्योंकि प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से होता है उसी प्रकार अधिगम का संबंध बोध से हो जाता है। अगला प्रश्न, कभी विवेक भी कुछ लोग कर लेते हैं तो ऐसा नहीं करना है, जो सीटेट CBSE सही मानता है उसी को सही करना है। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या होता है?
तो जो अभिवृत्ति संप्रत्यय होता है उसी को ही संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक बोला जाएगा, अर्थात ये सभी हो जाएगा, क्योंकि ये अभिवृत्ति के किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के प्रति एक खास ढंग से अनुक्रिया करने की एक मानसिक तत्परता होती है, जिसमें संज्ञानपरक भी आता है, क्रियापरक भी आता है, संवेगात्मक भी आती है, तो ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। किस वैज्ञानिक के अनुसार इदम, अहम, परहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? इनसे एक प्रश्न रखा हुआ है, याद रखिएगा, एक प्रश्न पक्का है। इदम, अहम, परहम, इद, ईगो, सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा। ये 3 ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इदम, अहम, परहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, और इसके किसके द्वारा दिया गया था? तो सभी लोग जानते हैं, ये फ्राइड के अकॉर्डिंग दिया गया है। किसके अकॉर्डिंग? फ्राइड। जी हाँ दोस्तों, फ्राइड के अनुसार इदम, अहम, परहम व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं, और तीनों घटनों में इदम को जो है फ्राइड ने अधिक महत्व माना है। किसको? इदम जो होता है, इसको जो है फ्राइड ने सबसे अधिक महत्व इसको दिया है और महत्व माना भी है। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों को सभी को नोट करते जाना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सीखने में पलायन किससे संबंधित होता है? तो जब भी सीखने की बात की जाती है, इनके पलायन की बात की जाती है, तो आता है सीखने में पलायन होना, तो आपके नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। मान लीजिए हमारी क्लास आप लोग अटेंड कर पा रहे हैं, और ये आप क्लास होने के बाद आप हमारा जो चैनल है ये टीटी फैमिली आप कभी नहीं आते, कभी पढ़ते ही नहीं है, तो ये होगा नकारात्मक पुनर्बलन। और मान लीजिए आप सीखने आए हैं, पढ़ने आए हैं, हमारी हर क्लास, प्रत्येक क्लास अटेंड करने आए, हमको सुनने आए हैं, हम जो कहते हैं उनको नॉलेज के अपने माइंड की मेमोरी में सेव करने हैं, तो वह कहलाएगा सकारात्मक पुनर्बलन। लेकिन आप अगर पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं यहाँ से, क्लास को छोड़ जाते हैं, वह कहलाएगा नकारात्मक पुनर्बलन। तो इन चीज़ों को समझते जाना है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे माध्यिका पूछा गया। कभी माध्यिका पूछे जाता है सीडीपी में, तो माध्यिका किसे बोला जाता है? सभी लोग बताइएगा। देखिए, आंकड़ों के मध्य की संख्या माध्यिका होती है। ठीक है, और माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? टोटल अंक देख लीजिए, 3 दूनी 6 है, और यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं आपके बीच में हैं, 9 और 10। तो तीसरा अंक यहाँ ले लीजिए, 9 लीजिए, चौथा अंक धन 10 ले लीजिए, बटे 2 कर दीजिए, 19 बटे 2 अर्थात 9.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? माध्यिका आ जाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि एक तत्व का सिद्धांत आपने पढ़ा, द्वितत्व का सिद्धांत आपने पढ़ा, बहुतत्व का सिद्धांत आपने पढ़ा, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत यह बुद्धि से संबंधित आपका नहीं है। मैंने कहा ना, बुद्धि का ऐसा चैप्टर जो 2-3 प्रश्न आपके रखे हुए हैं। देखिए, बुद्धि के सिद्धांत विनय का एक तत्व सिद्धांत किसने का है? विनय का है। द्वितत्व का सिद्धांत और त्रिकारक का सिद्धांत। सभी लोग कमेंट करके बताइए, फीडबैक करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है शेष से भिन्न यानी अलग दिया गया है? तो लगभग एक क्वेश्चन इस टाइप का हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सभी लोग जानते हैं टीएटी परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण, ड्रामैन परीक्षण, लेकिन जो रेवेन परीक्षण है ये आपका अलग दिया गया है, क्योंकि इसका संबंध शिक्षण से आपका ने पढ़ा होगा भरवल या नीन भरवल, अधिमूढ़ जिसे हम बोला जाता है अधिमूपड़ को मापने के लिए किया जाता है। किसको? अधिमूपड़ जो होता है उसको मापने के लिए रेवेन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। लाजवाब प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा और फीडबैक कर दीजिएगा। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल पदार्थ से किसका संबंध होता है? जब भी देखिए मैकडूगल की बात की जाती है तो जो संवेग है उनका नाम आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में संबंध जो होता है वह संवेदना से होती। ठीक है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना प्रकट करना या उसके अर्थ में प्रदान करने को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। तो संवेदना इज़ द राइट आंसर। बाकी बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्ध होगी। देखिए, औसत शब्द का मतलब होता है कि नॉर्मल तौर पे, न ज़्यादा न कम, और वह कहलाता है 90 से लेकर 109। हम ऑलरेडी बता चुके हैं 91 से लेकर 109 तक सामान्य बुद्धि लब्ध की बात की जाती है। और बुद्धि लब्ध का एक प्रश्न रखा हुआ है, आप भी जानते हैं।
अगला प्रश्न है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है। देखिए जब भी बाल्यावस्था की बात की जाती है इनमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता की बात की जा रही है जिसमें हो जाएगा सामूहिकता की भावना, अर्थात ग्रुप की बात की जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक सामूहिक प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होता है। बाल्यावस्था यानी 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें 6 से 9 तक होता है पूर्व बाल्यावस्था, 9 से लेकर 12 वर्ष तक होता है उत्तर बाल्यावस्था। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं, फीडबैक समझ लेते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है। कई बार पूछा गया है, ऐसे मनोवैज्ञानिक है। कथन कारण वाले भी प्रश्न आते हैं, कथन कारण वाले ईवीएस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं या आपके सीडीपी में पूछे जाते हैं। दो ऐसे टॉपिक है जो कथन कारण वाले भी आते हैं। 140 से अधिक बुद्धिलब्ध वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। जब भी 140 से अधिक की बात की जाती है तो वह आता है प्रतिभाशाली, ये जान लीजिएगा। और आईक्यू निकालने का भी एक प्रश्न आएगा, बुद्धिलब्ध निकालने का, तो इसके लिए फार्मूला सभी लोग जानते होंगे। आईक्यू बराबर MA यानी मेंटल एज CA करेंट एज मल्टीप्लिकेशन 100, ये फार्मूला है। इस फार्मूले से आप चाहे मानसिक आयु, वास्तविक आयु, ठीक है, बुद्धिलब्ध, आईक्यू, सब कुछ आप लोग इससे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है। तो शिक्षा का स्थान, मुख्य स्थान आप जिसमें बालक का होता है, स्टूडेंट का होता है। ठीक है, चलिए सभी लोग समझ गए होंगे। अब आइए जान लेते हैं, आपका अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है निगमनात्मक विधि से संबंधित है। तो निगमनात्मक विधि में तर्क करते हुए सामान्य से विशिष्ट की ओर नियम के उदाहरण चल जाता है। प्रश्न आ गया कि निगमनात्मक विधि में जो होता है किस प्रकार से जो है कौन सा ऑप्शन होगा। तो निगमनात्मक विधि में तर्क करते हुए समान से विशिष्ट की ओर चला जाता है, और अगर आगमनात्मक पूछा जाएगा तो फिर विशिष्ट से समान हो जाएगा इसको, ठीक है, क्योंकि निगमन मतलब नियम से उदाहरण और आगमन मतलब उदाहरण से नियम, ये चीज़ों को समझ लेना। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह किसका कथन हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है, और ये जो कथन जो होता है आपके किसका हो जाता है, रास का। जी हाँ, क्योंकि रास का कथन है, नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और सीडीपी का 2 प्रश्न और बचे हुए हैं कि रुचि का संबंध किससे होता है। हो सकता है किसी के इनमें नाम हो सकता है, रुचि मतलब इंटरेस्ट, तो रुचि का संबंध किससे होता है, इंटरेस्ट किससे होगा, सभी लोग बताइए। तो रुचि का संबंध किससे होता है, प्रेरक से होता है। यह रुचि वह प्रेरक शक्ति होती है जो किसी व्यक्ति क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, और इसका अवधान से सीधा संबंध होता है। तो यहाँ पे अवधान वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी हमें ध्यान देना है इस प्रकार के, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए लाए हैं। अगला प्रश्न है सीखे हुए ज्ञान कौशल विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं, क्या कहा जाता है। जो सीखा हुआ ज्ञान होता है कौशल विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है, उसी को ही सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। तो साथियों सीडीपी का हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, टीचर्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये बताइएगा कि सीडीपी 30 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया। आइए बढ़ते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, जो आपका रहेगा प्रथम भाषा हिंदी, जो कि अनिवार्य रहता है। चाहे सेकंड लैंग्वेज में आपने हिंदी सेलेक्ट किया हो, दोनों के लिए है। फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज में आपने हिंदी जरूर सेलेक्ट किया होगा, तो ये दोनों के लिए है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते। प्रश्न पूछा गया कि भाषा सीखने का सही क्रम होता है। ये नॉर्मल तौर पे अक्सर जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। सबसे पहला और अंतिम याद रखिएगा, पहला होता है सुनना और अंतिम होता है लिखना। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली, सुबोपली याद रखिएगा, क्योंकि सीखने की पहले उससे कोई भी व्यक्ति होगा, बालक सुनता है कानों से, सुनने के पश्चात उससे फिर बोलता है, और बोलने के पश्चात फिर पढ़ना जानता है, और फिर लिखना सीखता है। तो इन चीज़ों को भी समझ लेना है। हिंदी का मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, सभी लोग बताइएगा। हिंदी का मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, परीक्षा गुरु को, क्योंकि श्रीनिवास दास जी ने 1882 ईस्वी में जो रचित परीक्षा गुरु है, उसी को ही प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु किसकी रचना है, श्रीनिवास दास की।
कब किया गया था? 1822 ईस्वी में किया गया था। नोट करते जाइएगा, बात करेंगे अगले प्रश्न की। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कानन, यहाँ पे अपडेट गद्यांश पद्यांश न लेके डायरेक्टली आपको ग्रामर पोर्शन से परिचित कराया जा रहा है। तो कानन का शब्द का पर्यायवाची जो होता है वह होता है, सभी लोग बताइए, कानन शब्द का पर्यायवाची विपिन, कानन, अरण्य, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है साथियों? तो हिंदी का पहला पत्र आपका हो जाता है, कौन सा हो जाता है? उदंड मार्तंड। जी हाँ दोस्तों, 1826 ईस्वी में पंडित जुगुल किशोर जी द्वारा संपादित किया गया था हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड। अगला प्रश्न है कि चराचरम अर्थात जगत में कौन सा समास होगा? समास पूछा जाएगा। तो समास यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। जब दो शब्द एक दूसरे के प्रतिपादी होते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? कर्मधारय समास। चराचरम, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, सुई का तत्सम रूप क्या होता है? देखिए, कोई हिंदी में ग्रामर का कोई ये नहीं कि तत्सम, कभी मान लीजिए संधि 3-4 पूछ ली जाए, समास पूछ लिया जाए, ठीक है, रूप पूछ लिए जाएं, तो इसमें फिक्स नहीं होता है। लेकिन ऐसा है कि ग्रामर पोर्शन जो भी इम्पोर्टेंट है, विलोम प्रतिलोम आ जाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय पूछ लिया जाता है, अर्थ पूछ लिया जाता है, एक शब्द एक वाक्य, ठीक है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें टॉपिक फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जो हिंदी ग्रामर पोर्शन बहुत बड़ा टॉपिक है। शुद्ध अशुद्ध शब्द भी आ जाते हैं, मिश्रित वाक्य आ जाते हैं, ठीक है। तो सुई का तत्सम रूप पूछा गया। तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से डायरेक्टली लिए जाते हैं, और तद्भव शब्द वे कहलाते हैं जो रूपांतरित होते हैं शब्द। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि संस्कृत जो में जो बोला जाता है वह डायरेक्ट हिंदी में ले लिया जाए तो उसे हम बोले जाएंगे सूची। सुई का तत्सम रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूची, ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी? तो विद्या धन अर्थी सभी लोग जानते हैं, छोटा बड़ा मिलके बड़ा में परिवर्तित हो जाता है, तो दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दीर्घ वृद्धि गुणियन संधि आपको पढ़ लेना। इसके बाद बात आती करपट का तद्भव होगा। तो करपट का यहाँ पे अब तद्भव, पहले तत्सम पूछा गया, अब तद्भव पूछा जा रहा है। तो करपट का तद्भव क्या हो जाएगा? कपड़ा, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? धूतो यानी जीवों द्वारा होने वाला दुख, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आधिदैहिक। क्या हो जाएगा? आधिदैहिक इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो समष्टि का विपरीतार्थक शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। समष्टि व्यष्टि। देखिए, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनको ही विलोम कहा जाता है, ये तो जानते हैं, सिंपल सी बात है, लेकिन बताना हमारा कर्तव्य बनता है। अभ्यासगत में कौन सा उपसर्ग होगा? अभ्यासगत उपसर्ग पूछा जा रहा है। तो अभ्यास में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अभी उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाला शब्द को ही उपसर्ग बोला जाता है और अंतिम में जुड़ने वाले को प्रत्यय बोला जाता है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ दोस्तों, रमणीय में प्रत्यय पूछा जाए तो रमणीय में अनी प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय मतलब शब्द के बाद में जुड़ने वाला जो शब्द होता है, जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वो प्रत्यय कहलाता है। अगला प्रश्न है, से विभक्त इनमें से किस कारक के लिए प्रयुक्त है? कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण में पर हो हे हो हरे संबोधनम। इन चीज़ों को याद रखिएगा, एक प्रश्न आएगा। तो से कहाँ पे आता है? तो से विभक्ति कारण कारक के लिए प्रयुक्त होता है, और कारक 8 प्रकार के होते हैं जिसमें विभक्ति होता है, जहाँ विभक्ति किया जाता है वहाँ पे से आता है। तो क्या हो जाएगा? कारण।
डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों कि अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या होगा? जो अपना मतलब केवल निकाल लेते हैं और उसी को ही बोला जाता है स्वार्थी। अगला प्रश्न है साथियों कि विरासत शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई कहते सुनेंगे उसे तो विरासत में ही मिला है। विरासत का अर्थ ही होता है पुरखों से प्राप्त वस्तु। विरासत हमें दादा परदादा के द्वारा जो मिला गया हो, जो ज़मीन मिलता है ना, कहते हैं ना हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, वही विरासत बोला जाता है। जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तह विपत्ति निदाना। कौन सा रस होगा? जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तह विपत्ति निदाना। अर्थात किसी व्यक्ति के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाग के संयोग से हो जाता है उसे शांत रस कहते हैं, और यहाँ पे शांत रस हो रहा है। जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तह विपत्ति निदाना, शांत रस के जिक्र हुआ है। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं और आपका फीडबैक समझ लेते हैं। साथियों, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुंह तो एक है लेकिन दो बातें हो रही हैं, अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बातें, किसी के सामने कुछ और कहना, फिर किसी के सामने कुछ और कह लेना। चलिए, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सभी लोग बताइए। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन, और ये दोस्तों 1943। और इसके प्रमुख कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है? देखिए, गुणवाचक विशेषण में किसी संज्ञा सर्वनाम के गुणदोष की व्याख्या की जाती है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, अर्थात गोल नुकीला भीतरी, ये गुणवाचक विशेषण। लेकिन अधिक जो शब्द दिया गया है ये गुणवाचक विशेषण नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम के गुणदोष की व्याख्या नहीं हो रही। वर्णों के उस समूह को जिसको कोई निश्चित अर्थ निकालता हो उसको क्या बोला जाता है? उसी को ही क्या बोला जाता है? सार्थक अर्थ का बोध होता है, शब्द कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सी वर्तनी शुद्ध दी गई है? तो विशेष वर्तनी ये शुद्ध दी गई है, विशेष इसी तरह लिखा जाता है। अगला है प्रश्न द्विवेदी युग नामकरण कब किया गया? तो द्विवेदी युग का नामकरण दोस्तों हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ विचारक आपके पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा 1900 से 1920 महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया द्विवेदी युग। अगला है आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा, सभी लोग बताइए। जब भी आवारा मसीहा जीवनी की बात की जाएगी एक ही नाम आएगा, क्योंकि ये दोस्तों विष्णु प्रभाकर द्वारा जो है लिखी गई एक जीवनी आवारा मसीहा है। ये बंगला के प्रसिद्ध लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन चरित्र पर आधारित है, और विष्णु प्रभाकर जी ने 1994 पर जो है इसे लिखा था। अगला है इनमें से दंतव्य वर्ण बताना है। दंतव्य वर्ण वे कहलाते हैं ता, था, ता, पा, दा, धा, सा, जो जिह्वा की नोक और ऊपरी दांतों के स्पर्श से कहते हैं उसे दंतव्य व्यंजन कहते हैं। तो ता यहाँ पे क्या हो जाएगा? दंतव्य व्यंजन हो जाएगा। ता, पा, दा, धा, शा। अगला प्रश्न देखिएगा, कोई डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन है? तो हिंदी शब्दकोश में पहले वक्त शब्द आएगा। क्या जाएगा? वक्त आएगा। और वक्त के बाद फिर वक्र, रक, वर्ग आएंगे, ये ध्यान रखना। तो इन चीज़ों को भी समझते जाना है। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसी को ही मुमुक्ष बोला जाता है।
मुमुक्षु, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? लोक मंगल की भावना के लिए, और वह कहलाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो अन्या से अनन्या की रचना जो कहलाती है प्रभा खेतान की रचना हो जाती है, और यह 1980 में प्रकाशित हुई अन्या अनन्या, जिसकी लेखिका प्रभा खेतान है, जो कि एक आत्मकथा है। क्या दोस्तों, यह आत्मकथा है, ये भी आप लोगों को नोट कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना है कि आप लोग एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है? तो कन्फ्यूजन से दूर रहना है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि आपकी जो मानी जाती है वह मानी जाती है कक्षा अभिनय प्रणाली। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और हिंदी का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि आदर्श हिंदी शिक्षा के लिए आवश्यक क्या होगा? तो आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए जो आवश्यक होता है वह होता है व्याकरण का ज्ञान होना। अगर आप हिंदी के अध्यापक अध्यापिका टीचर बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, तो आपके लिए यह हिंदी साहित्य और व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप में आपसे आना चाहिए। तो ये दोस्तों, आपने CDP और हिंदी के प्रश्न हमने कर लिए। अब बात आती है गणित मैथ्स के प्रश्नों की। अब गणित के मैथ के प्रमाण के लिए निम्नलिखित में से आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। अब 25, 26, 27, 23, 26, 24, x 27, 26, 25, 25 दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, बहुलक इसमें से सबसे अधिक बार कौन आया है ये देखना है। तो 26, 26, 26 3 बार आया हुआ है, ठीक है। 25 2 बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। और 27, 27 3 बार आया हुआ है। तो बहुलक यहाँ पे 27 हो जाए, जो कि संख्या में भी आपका अधिक है, क्योंकि 27 की बारंबारता अधिक है। और इन आंकड़ों का बहुलक 27 हो, तो आंकड़ों में सर्वाधिक यहाँ पे 27 बार आया हुआ है। तो x एक इस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, आंकड़ों के आरोही या अवरोही क्रम में रख कर ही केंद्रीय पर्वत की कौन सी माप जो है ज्ञात की जाती है? आंकड़ों में आरोही या अवरोही क्रम में रखकर जो है केंद्रीय पर्वत की माप की जाती हो, और वह कहलाता है माध्यिका। किसकी माप की जाती है? माध्यिका की माप की जाती है। अर्धवृत्त पे बना कोण कैसा होता है? तो अर्धवृत्त पर बने कोण को अर्धवृत्त पर बने कोण को समकोण बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? समकोण बोला जाएगा, रेखा गणित के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अगला प्रश्न, 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77, शेषफल 4 बचता है, तो भाजक क्या होगा? भाजक बताइए। तो भाग कर लेना है, सिंपल सी बात है। भाजक निकलना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे कर लेना 77x धन 4 बराबर 12,401। तो 77x बराबर 12,401 माइनस 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12,397/77, जो कि आएगा 161। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिए। 4, 4.44, 4.04, 44.4, 444 का सही उत्तर चुनना है। इस प्रकार का प्रश्न आएगा। संख्याएं बदल सकती है, लेकिन सॉल्व इसी तरह किया जाएगा।
तो सर्वप्रथम करना क्या है, सभी का योग कर लेना है। सभी का जब आप लोग योग कर लेंगे तो आपका जो आएगा 500.88। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा नहीं दिया गया है। अगला है 25.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक कार जो है 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। चाल से ज़रूर आएगा, एक प्रश्न ध्यान रखिएगा। या ट्रेन वाला दे दिया जाता है, समय वाला, तो किसी भी प्रकार से किसी भी टाइप के पूछ लिया जाता है। तो कार की चाल यहाँ पे दी गई 5.5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। दूरी बराबर सभी लोग जाते हैं, चाल गुणे समय होता है। तो चाल हमारी 22.5 है और समय 50, यहाँ पे 50 मिनट दिया गया है, तो सेकंड में बदलना है तो 60 का और गुणा कर देंगे। तो टोटल हमारी वैल्यू क्या जाएगी, 67,500.0 मीटर दूरी आ गई। इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 67.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो 67.5 किलोमीटर डी ऑप्शन में दिया गया है, वह आपका सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया है तो ये सलूशन लिखा है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा पेपर वहीं पे हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार, आवर टीचर्स फैमिली है। साथियों, एक अभाज्य संख्या क्या होती है, कोई भी एक अभाज्य संख्या होगी उसको क्या बोला जाएगा। देखिए, कोई भी एक अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, वे धनात्मक संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अंश से विभाजित ना हो, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ना तो सम होगा ना ही विषम होगा। वे अभाज्य संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, स्वयं और एक के अलावा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं। ये समझ लीजिए कि एक कैरेट में कितना होता है, 0.2 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 2/10 ग्राम कहलाएगा। 1 कैरेट बराबर 2/10 ग्राम या 1/5 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने कैरेट हो जाएगा, 5 कैरेट का हो जाएगा। कितने कैरेट होंगे 1 ग्राम में, 5 कैरेट होंगे, क्योंकि 1 कैरेट की कीमत कितनी होती है, 1/5 ग्राम। तो 1 ग्राम दिया गया तो 5 कैरेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया हुआ है तो सलूशन आपके स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का माध्य अगर 26 है, यदि एक संख्या निकाल दिया जाए तो उसके माध्य अगर 24 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या कौन सी होगी। कौन सी संख्या निकालेंगे जिसकी माध्य 24 हो जाए। तो 5 संख्याओं का माध्य अगर 26 है और 5 संख्याओं का योग 26, मतलब क्या हो जाएगा, 26 गुणे 5 करिए तो टोटल निकल के आएगा 130, 130। तो एक संख्या निकालने पर शेष 4 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 4 गुणे अगर 26 करते हैं तो होता है 96। तो निकाली गई संख्या बराबर 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग। तो 5 संख्या में हमारा आया 130 और 4 संख्या में आया कितना, 96। दोनों घटा लीजिए, आएगा 34, अर्थात निकाली गई संख्या हो जाएगी 34। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री इनमें से कौन सी होगी। अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित या कोई नहीं। देखिए, पेडागॉजी, मैथ्स पेडागॉजी में सर्वाधिक प्रभावशाली जो शिक्षण सामग्री की अगर बात हुई है तो वह होता है सबसे प्रत्यक्ष अनुभव। मैथ्स की बात करें, क्योंकि मैथ्स में अगर कोई भी सलूशन आप स्वयं देखेंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से होगा। प्रत्यक्ष अनुभव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। किस प्रकार में होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए गणित का उपयोग के रूप में देखा जाए तो यह होता है आर्थिक रूप में। सर्वाधिक उपयोगिता की अगर बात की जाती है तो। अगला, मोहन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। लाभ हानि पूछ लिया जाता है कभी कभी,
तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपसे ये तो नॉर्मल आना चाहिए। लाभ का मतलब होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 3,48,000 को 2,50,000 में माइनस कर दीजिए, आपका आएगा 98,000। क्या हुआ? लाभ प्राप्त हुआ। अब इसको 98,000 को हमें बदलना है प्रतिशत में, तो 98,000 बटे 2,50,000 मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए, तो टोटल वैल्यू निकल के जाएगी 39.2%, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया गया। तो लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? टोटल लाभ निकाल लीजिए, तो लाभ बटे होता है आपका क्रय मूल्य, मल्टीप्लिकेशन 100 कर लीजिए। लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लिकेशन 100 कर लीजिए, आपका लाभ प्रतिशत निकल आ जाएगा। वर्ग के चारों ओर अंतः कोणों का योग बताइए। वर्ग के चारों ओर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 अंश होता है, और वर्ग के चारों ओर भुजाओं का वर्ग होता है 360, याद रखिएगा। अगला है, निम्न वस्तुओं की कौन सी समतल है? कागज, गिलास, बेलन, गेंद। तो इनमें से समतल कौन सा होगा? देखिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़िएगा। कागज जो होता है आयताकार समतल होता है, गिलास बेलनाकार या शंक्वाकार होता है, गेंद गोलाकार होती है, और बेलन बेलनाकार होता है। तो यहाँ पे समतल पूछा गया है तो आपका कागज हो जाएगा। अगर बेलनाकार या शंक्वाकार पूछा जाता तो गिलास होता, गोलाकार पूछा जाता तो गेंद होता, और बेलनाकार पूछा जाता तो बेलन होता। चारों में से किसी एक अवश्य पूछा जाएगा। अगला दिया गया कि 500 का 6 महीने का 8% छमाही दर से ब्याज निकालिए। पहले आता था, अब करंट में नहीं पूछा जा रहा ब्याज वाला, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, तो संभावित प्रश्न आप सभी के लिए। इस बार कुछ अलग हट के आएगा सीटेट में, ध्यान रखिएगा, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है? देखिए समय छमाही दी गई है, दर 8% दिया गया है, मूलधन 500 दिया गया है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है, अर्थात मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 100 से 100 का जाएगा, 5 गुणे 8 40 आ जाएगा, 40 रुपया आ जाएगा। डी ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा। एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? साधारण वर्ष में मान लीजिए नॉर्मल तौर पर 365 दिन माना जाता है, और 365 दिन में एक हफ्ता जो होता है 7 दिन का होता है, तो कुल सप्ताह निकाल लेते हैं। 7 का भाग करेंगे तो 52 सप्ताह है और एक दिन आता है, तो कुल सप्ताह यहाँ पे आ जाएंगे 52। नॉर्मल से तौर पर है, और नॉर्मल चीज़ें भी पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं कि सब कठिन आएगा। अब वर्गमूल यहाँ पे दे दिया गया। अब वर्गमूल कैसे, आपसे ये आज आना चाहिए। वर्गमूल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट के अंदर ये सारी संख्या लिख लीजिए, अंडर रूट के अंदर ये आपको वर्गमूल निकल आएगा, वो निकल आएगा 529 गुणे 10 की घाते -4 कर लीजिए। फिर अंडर रूट अगर हटा देना है तो फिर आएगा आपका 23 गुणे 10 की घाते -3 आ जाए, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.023 आ जाएगा, 0.023। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल यहाँ पे पूछा गया। और वर्गमूल को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपसे नहीं आता है तो स्क्रीन में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, और एग्ज़ाम के पहले तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया कि 2 गुणे 3 धन 2 गुणे 3 ऋण 6 भागे 2 धन 7 का मान। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन प्रश्न दिया गया, एक प्रश्न आएगा सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण जो कहलाता है। इसके लिए बोर्ड मास का रूल आपसे आना चाहिए, BODMAS, बोर्ड मास रूल, यानी पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया सॉल्व होगी? भाग की। भाग की प्रक्रिया पहले सॉल्व कर लीजिए। भाग की प्रक्रिया के सॉल्व होने के बाद फिर कोष्टक के अंदर जो है 3 ऋण 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 का गुणा 2 से हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा 3 धन 7। 3 धन 7 करेंगे 10 आएगा, 10 गुणे 2 करेंगे 20 आ जाएगा। अब 20 किस ऑप्शन में दिया गया? बी ऑप्शन दिया गया। बहुत ही सरल आसान होता है, बोर्ड मास का रूल आपसे आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए,
गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंचती है। उसके घर से विद्यालय की दूरी है। विद्यालय, घर, सब्जी मंडी से घर, ऐसा एक प्रश्न आएगा ही आएगा घुमा फिरा के। यानी कुल हमें चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये फार्मूला बन रहा है। कितना भी घुमा फिरा के कुछ पाँच चाल निकालना होगा या समय निकालना होगा या दूरी निकालना होगा। जिनमें दो चीज़ें दी रही होंगी, आपको तीसरा निकाल लेना, बस फार्मूला पे रख देना है, आपके आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय हो जाएगा। चाल गुणे समय हो जाएगा। चाल गुणे समय यानी कि तो दूरी बराबर किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 42 मिनट हो जाएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो 5 गुणे 42/60 हो जाएगा। क्योंकि 42 मिनट में दिया गया है, हमें निकालना है घंटा में, तो 60 का भाग कर देंगे तो घंटा में आ जाएगा। क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 का इसलिए हमने भाग कर दिया, तो ये हमारा घंटे में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 42 बटे क्या आ जाएगा, 12 पंचे 60, 42/12 यानी कि 3.5 किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। नहीं समझें, स्क्रीन में पूरा सलूशन लिखा हुआ है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अब बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा जा रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, जो 2 से विभाजित होगी और 1 से। और 1 को ना तो भाज्य माना जाता है ना ही अभाज्य माना जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। 1 को ना तो भाज्य की कैटेगरी में रखा जाता है ना ही अभाज्य की। प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का मासा तथा लासा एलसीएम एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे एचसीएम और एलसीएम 3 क्रमागत सम संख्याओं का निकालना है। तो 3 क्रमागत सम संख्याएं क्या हो जाएगी, 2, 4 और 6। पहले आपका इसका मासा आ जाएगा, जो तीनों से कटे, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 कट जाएगा तीनों से, तो 2 आ जाएगा मासा, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। इसके बाद एलसीएम निकालना है, तो 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होता है, 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 आ जाएगा एलसीएम, यानी 2 और 12, मासा आ जाएगा 2, लासा आ जाएगा 12, तो 2 और 12 वाला ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, संख्या श्रृंखला दी गई 5, 7, 11, 19, 36, 67, 131 में गलत संख्या है। नंबर सीरीज से आएगा, ये ध्यान रखिएगा, नंबर सीरीज से प्रश्न आएगा। यहाँ पे गलत दिया गया है, गलत आपको चयन करना। तो सीरीज में देखिएगा 5, 7 मतलब +2 हुआ है, 7, 11 मतलब +4 हुआ है, 11, 19 अर्थात प्लस कितना हुआ है, 8 हुआ है। 19 और 36 में देखिए कितना प्लस हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 16 होना चाहिए। ठीक है, तो 19 और 16 को जोड़िए कितना होगा, 35 होना चाहिए, जो कि 36 दिया गया। तो ये संख्या हमारी गलत दी गई है। 36 की जगह क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, √0.0625/5 का सरलतम रूप, सरलीकरण करना है। सरलीकरण सिंपल सी बात है, 0.25/5 बराबर 0.05, ये सरल हो गया। अब क्या चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा सरलीकरण है, कुछ ज़्यादा करने की, एडिशनल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान, स्थानीय मान जातीय मान पूछ लिया जाता है। तो स्थानीय मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.01/100 बराबर 1/100। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1/100। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 1 कितने के बाद है, 1 0 के बाद है, इसलिए 1 में आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या इसलिए बटे में आ जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे।
निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य होगी? विभाज्य वाले आते हैं प्रश्न, विभाज्यता वाले। देखिए अगर हम 48 55 को 25 से विभाजित करते हैं तो पूरा संख्या नहीं आता, ये आएगा 194 कुछ पॉइंट आएगा। अगर हम 56 85 को विभाजित करते हैं ये भी 227 पॉइंट कुछ आएगा। 67 90 को 25 से विभाजित करते हैं ये भी 271 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन 71 50 को अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 दूनी 50 और 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200 आ जाएगा, क्योंकि 50 है तो 21 निकल के आ गया, 215 आया। अब 15 बचा 150 आएगा, हाँ निकल के आ जाएगा। 2 अट्ठे फिर 2 छक्का 150, 286। तो पूरी तरह विभाज्य 25 से डी वाला होगा। अब देखिए संख्या 24 को रोमन अंक प्रणाली में लिखना है। रोमन अंक प्रणाली जो हिंदी बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, अब शायद उतना नहीं लेकिन हमने पढ़ा बचपन में, क्या आपने भी अवश्य पढ़ा होगा। तो संख्या 24 को देखो x को 10 मानते हैं, फिर 10 लिख दिया 20 हो गया। अब 4 लिखना है तो i भी होता है 4 का, ये होगा रोमन अंक प्रणाली। ठीक है, 50 100 500 1000 ये रोमन अंक में पूछा जाएगा, इसको क्या क्या लिखा जाता है, इन चीज़ों को रोमन अंक ध्यान रखना है। अगर 16 13 15 11 x 8 7 का औसत अगर 12 है तो x का मान निकालना। औसत का मतलब ही होता है सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो सभी संख्याओं का योग कर लीजिए बटे उनकी संख्या कर लीजिए। टोटल 7 संख्याएं हैं बराबर 12 कर लीजिए। यहाँ पे टोटल लिखेंगे 70 धन x बटे 7 बराबर 12 आ जाए। 7 और 12 वहाँ कर दीजिए, 70 धन x कर दीजिए। 70 धन x बराबर 84 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 84 माइनस 70, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 अर्थात 14 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? देखिए 1 वर्ग किलोमीटर में टोटल 100 हेक्टेयर होते हैं। कितने होगा 1 वर्ग किलोमीटर में कितना हेक्टेयर होता है? 100 हेक्टेयर होता है। अब आइए जानते हैं पेडागोजी के प्रश्न, ध्यानपूर्वक समझिएगा। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। इससे बच्चे में जिस प्रकार से बच्चा प्रश्न को समझेगा उसमें कोई पद भूल तो नहीं रहा है, अर्थात बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य ही यही होता है। और मैथ्स का अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है कि 4,07,928 को क्या पढ़ा जाएगा? 40 तो मैंने पढ़ दिया, ऑलरेडी पढ़ दिया। 4,07,928 इस प्रकार का पूछा जाता है। तो ये रहे दोस्तों आपके मैथ्स के। अब बताते ईवीएस के प्रश्नों की बात आती है। ईवीएस में प्रश्न क्या यहाँ पे है? सारे संभावित प्रश्न है, 30 क्वेश्चंस करेंगे। इनमें से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? वह केचुआ होता है, लगभग पूछा जाता है। इस पर अब कथन भी दे दिया जाता है, कथन से रिलेटेड अब पूछ लिया जाता है कुछ। अब सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? सीएनजी का, तो सीएनजी का किसमें ईंधन होता है? इसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका उपयोग वाहन उद्योग के ईंधन के रूप में होता है, वाहन उद्योगों दोनों में होता है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन जो है ओजोन क्षरण का कारण है दिया गया है। अब ओजोन क्षरण का कारण क्या होता है? सभी लोग जानते हैं क्लोरीन होती है। जब विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित क्लोरीन गैस ऊपर उठती है तो ओजोन उससे प्रक्रिया कर क्लोरीन जो है मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का निर्माण करती है। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के कई अणुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है, इसलिए ओजोन क्षरण का कारण क्लोरीन होता है। अगला है ऊर्जा संसाधनों में किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्य उत्तरदायी होता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ऊर्जा संसाधनों में जिसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः जो उत्तरदायी कहला जाए वह होता है जीवाश्म ईंधन। क्यों होता है? क्योंकि देखिए जीवाश्म ईंधन में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आते हैं और इनके अविवेकपूर्ण उपयोग करने के कारण वायुमंडल में CO2, CO, SO2 आदि गैसों की मात्रा में तेजी में बढ़ोतरी हो रही है।
समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो सभी लोग जानते हैं आयोडीन का। आयोडीन का प्रमुख स्रोत समुद्री शैवाल होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। इससे क्या होता है? थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इनमें से कौन जो है एजेंडा 21 से संबंधित है? जो एजेंडा 21 आया था वह किसके अकॉर्डिंग आया था? रियो सम्मेलन के अकॉर्डिंग आया था। किसका? रियो सम्मेलन। यह क्या चीज़ दोस्तों? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया था। अगला प्रश्न जानिएगा, सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित करने वाला देश जो कि है चीन। चीन जो है सर्वाधिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है। और संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है वह द्वितीय पायदान पर है, पहले में चीन आता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं चंद्रप्रभा, दुधवा, पार्वती, ये तीनों ऐसे हैं। चंद्रप्रभा चंदौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। पार्वती आरंगरन्या यह गोंडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके असम में स्थित है। मानस कहाँ पे है? असम में। तो अभयारण्य उद्यान आपसे आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो सभी लोग जानते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होता है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। कौन सा? हैली नेशनल पार्क के रूप में। इसके बाद अगला है भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है, सभी लोग जानते हैं, कई बार पूछा गया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1982 में हुई थी और यह देहरादून में स्थित है। अगला पर्यावरण की परिभाषा क्या है दोस्तों? सब सिंपल सा प्रश्न पूछा जाए। पर्यावरण एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, जैविक और अजैविक घटकों को ही पर्यावरण बोला जाता है। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह होता है जिसमें सभी घटक बायोटिक और एबायोटिक, जैविक अजैविक प्राकृतिक संतुलित रूप में रहते हैं। अगला, इनमें से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता? उपभोक्ता से प्रश्न आते हैं। अब देखिए, उपभोक्ता की श्रेणी जानना बहुत जरूरी है। पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार जो होता है हाथी और बकरी जो होते हैं ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं क्योंकि ये हरे चारा पत्तियों को खाने वाले प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। सांप होगा बकरी को खाने वाला है तो द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता कहला जाएगा। और जो शेर होता है वह तृतीय में आ जाता है क्योंकि वह सब कुछ खाता है, इन सभी को खाता है। ठीक है, तो खाद्य जाल से संबंधित, खाद्य जाल की श्रृंखला जो है इनसे संबंधित आपको ध्यान देना है। 2 प्रश्न आएंगे। भूकंप किससे मापा जाता है? तो भूकंप सभी लोग जानते हैं, भूकंप मापने का रिएक्टर एक पैमाना होता है। रिएक्टर पैमाने का प्रयोग यूज किया जाता है और रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा होता है। अगला जो प्रश्न है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। ये सिंपल सी बात है, लगभग सभी लोग जानते हैं। सिंपल से भी प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं कि सारे कठिन प्रश्न होंगे, सारे आपने पढ़ा ही ना होगा ऐसे प्रश्न पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? सभी लोग जानते हैं CO2 को अवशोषित करते हैं। और किसका उत्सर्जन करते हैं? O2 का, जो मानव के लिए प्राणवायु है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? अब सभी पक्षी जान लीजिएगा, सभी पक्षियों से घोंसला से एक प्रश्न आएगा। तो कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता हुआ कहलाता? फाख्ता पक्षी। और इसको कबूतर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कोलंबिडी कुल का पक्षी है। किस कुल का पक्षी है? कोलंबिडी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? पड़ोसी राज्य से एक प्रश्न आएगा, कोई भी भारत के नक्शे में कहीं से भी पूछ लिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है कौन सा होगा? दूसरा पंजाब। हिमाचल और पंजाब इज द राइट आंसर।
इसके बाद साथियों अगला प्रश्न है कि ट्रमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। शायद आपने ना पढ़ा हो, आज जान लीजिए, वंदना शिवा। ट्रमारोज बायोडाइवर्सिटी नामक पुस्तक की लेखिका मशहूर पर्यावरणविद वंदना शिवा हैं और इनकी पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। हो सकता है किसी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन सा बायोडीजल पौधा है? और बायोडीजल पौधा आप सभी लोग जानते ही होंगे, जी हाँ, जेस्ट्रोफा या जिसे रतन जोत के नाम से भी जाना जाता है, ये बायोडीजल पौधा है क्योंकि इसकी वनस्पति का नाम है जेस्ट्रोफा करकास और इसका बीज तेलयुक्त लगभग 25 से लेकर 40% तक होता है। इसका बीज तेलयुक्त के लिए। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक वन पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? और वह कहलाता है उष्णार्ध वन। क्यों होता है? क्योंकि विश्व में सर्वाधिक उत्पादक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उष्णार्ध वन की है। यहाँ लगभग 2200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की प्रतिवर्ष यहाँ पे वर्षा की बात की जाती है। अधोलिखित अर्थात इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजीवीय तत्व है? अजीवीय तत्व समझिए, जीवी और अजीवी दोनों को समझना बहुत जरूरी है। अजीवी यहाँ पे हो जाएगा शैलीय नमक। चट्टानों में उपस्थित जो नमक होता है पारिस्थितिक तंत्र का अजैव घटक होता है, बाकी जबकि लाइकेन, दीमक, शैवाल ये सारे जैविक घटक होते हैं, लेकिन जो शैलीय नमक होता है यह पारिस्थितिक तंत्र का अजीवी तत्व कहलाता है। अगला, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? कथन स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन आपके अरस्तू का है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, तिलहन दलहन, ये भी जानते होंगे आप लोग। तिलहन से संबंधित क्रांति कौन सी कहला जाती है? तो तिलहन से संबंधित क्रांति आपकी कौन सी कहला जाती है? पीली क्रांति। और हरित क्रांति खाद्यान्न से उत्पादन को हरित क्रांति बोला जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से बोला जाता है। तो तीनों में से एक अवश्य पूछ लिया जाएगा। सभी क्रांतियों को जाकर नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसे हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बोलते हैं। टोटल कितने हैं? 8 ग्रह, नोट कर लीजिए। इसके बाद है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन होता है? सभी लोग बताइए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, गर्म ग्रह वही होगा जो सूर्य के नज़दीक होगा, और वह होता है, सभी लोग बताइए कौन सा होगा? शुक्र ग्रह की बात करें। और शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी बोला जाता है। भोर का तारा शुक्र ग्रह को बोला जाता है। गाजर का उदाहरण होगा, देखिए, कंद, तना, कुंभी, पूर्णी जड़, शंकु पूर्णी जड़, उपरोक्त इनमें से कोई एक पूछ लिया जाएगा। तना, जड़, पत्ती, इनसे एक प्रश्न आता ही आता है। तो गाजर हमारा क्या होता है? तो गाजर जो कहलाता है वह कहलाता है शंख रूपी जड़ होती है एक। और कंद तना किसको? जैसे आलू हो गया, आलू को कंद तना का उदाहरण हो जाएगा। और कुंभी रूपी जो जड़ होता है, जैसे सलजम, चुकंदर, ये कुंभी रूपी जड़ होता है। और शंख रूपी अगर जड़ होगा तो वह गाजर मूली हो गया। और कुंभी ऊपर में आप क्या हो जाता है? सलजम और चुकंदर आ जाते हैं। तो सब चीज़ों को नोट करते जाना है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा होगा? तो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण सभी लोग जानते हैं, वह होगा तालाब। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जैविक तत्व और अजैव तत्व दोनों उपस्थित होते हैं, इसलिए पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होगा, क्योंकि जैव अजैविक दोनों इसमें उपस्थित होते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ किस पर पाए जाते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, प्रकाश मंडल, वायुमंडल में। तो सिंपल सी बात है, ये छोटा बच्चा भी बता देगा भैया, पेड़ पौधे मिट्टी से उगते हैं, और मिट्टी कहाँ है? स्थलमंडल में, क्योंकि अनुकूल जलवायु यहाँ पे आवश्यक मिट्टी, जल आदि प्राप्त आसानी से हो जाता है, इसलिए पेड़ पौधे आपके स्थलमंडल पर हैं। कौन जीवी कारक नहीं है? सभी लोग जानते हैं, जंतु, पेड़, पौधे, सूक्ष्मजीव, ये आपके जीवी कारक है। चट्टान आपके अजीवी आ जाएगा। देखिए, जीवी कारक वे होते जो श्वसन करते हों, निषेचन करते हों और उत्सर्जन करते हों, इनके मुख्य कारण और एग्जाम्पल है।
अगला धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन को, बॉक्साइट को, मेटालाइट को या अयस्क को बोला जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। तो धातुमय जो प्रस्तर होता है ये दोस्तों मेटालाइट को कहा जाता है, क्योंकि मेटालाइट एक उपधातु है जिसमें धातु व धातु का मिश्रण होता है और इनकी प्राप्ति खनन से होती है, इसलिए मेटालाइट को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों अंतिम आपका सभी का मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर था। इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है, फ्री माइंड होकर एग्ज़ाम देना है। शांत से इस रात को आनंदित होकर सो जाइए और मॉर्निंग में जाके पेपर दीजिए, और पेपर देने के बाद खुशहाल एक मन में प्रसन्नता होगी कि हमने एग्ज़ाम को फ़तेह किया, सीटेट एग्ज़ाम को फ़तेह किया। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और इसी तरह टीटी फैमिली से जुड़े रहिए, लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है। सारी क्लासेज जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, राष्ट्रहित में शिक्षा की बात की जाती है। चलिए मिलते दोस्तों अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।